So let's talk about the most buzzing topic, budget. But as usual, before we start, let's break down what are we going to talk about in this video. सबसे पहले हम शुरू करेंगे बजट के कुछ की हाइलाइट्स से, जिससे हमें इस बजट का विजन, गोल्स और कैसे इंडिया अपने 100th इंडिपेंडेंस ईयर के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है ये पता चल सके। और दूसरे सेक्शन में हम चलेंगे कुछ की सेक्टोरल एनालिसिस के तरफ, जिससे आप और मैं रोज किसी ना किसी तरीके से इंपैक्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बजट का सबसे मेजर हाईलाइट ये है कि ये लास्ट ईयर के गवर्नमेंट के विजन को वापस से एनफोर्स कर रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, यानी कि गवर्नमेंट अपना फोकस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर की ओर लेकर चल रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक साल के अंदर किए जाते हैं, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ईयर के होराइजन से बाहर किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ क्विक एग्जांपल हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, घर बनाना और इस तरीके की चीजें। बट हमें ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। तो किसी भी इकोनॉमी को बूस्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी का तरीका और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी का। मॉनेटरी पॉलिसी का यह कहना है कि किसी भी इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा जाए, जिससे कि बोरोइंग्स ज्यादा हो सके। आप और मैं बोरोइंग्स ज्यादा कर सकेंगे तो उसे प्रॉफिटेबल वेंचर्स में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिस कारण इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और ओवरऑल आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ सकेगा। वहीं फिस्कल साइड का कहना यह है कि इंटरेस्ट रेट को ध्यान न रखते हुए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट करना, जैसे कि मैं बता रहा था रोड्स या डैम्स बनाना। इन प्रोजेक्ट्स पे मैसिव एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगी, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स की डिमांड जनरेट होगी, एंड इन टर्न डिमांड और बढ़ेगी एंड ओवरऑल इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा। बट गवर्नमेंट इस टाइम पर फिस्कल साइड पर क्यों इतना फोकस कर रही है? मॉनेटरी पॉलिसी आज ऑलमोस्ट 9th टाइम से 4% इंटरेस्ट रेट पर स्टक है, इसके और कम होने के चांसेस बहुत ही कम लगते हैं। इनफैक्ट आने वाले टाइम पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स आने वाले हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही जरिया रहता है, फिस्कल साइड का, एंड इसलिए गवर्नमेंट एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी बजट ला रही है। इस बजट में दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं, वो है हर घर जल मिशन, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 60,000 करोड़ एलोकेट करे हैं, एंड दूसरा है पीएम आवास योजना, जिसके अंडर गवर्नमेंट 80 लाख घर बनाना चाहती है एंड जिसके लिए 48,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हाईलाइट पर। कोविड ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट किया था, बट इंडिया की रिकवरी बहुत ही स्पेक्टेक्युलर रही है एंड ऑलमोस्ट हर सेक्टर प्री पैंडेमिक लेवल से ज्यादा आउटपुट पर आ चुका है। पर आज भी बहुत सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म रिलेटेड सेक्टर्स, जो कि आज भी अपने प्री पैंडेमिक लेवल्स तक नहीं आ सके हैं। ऐसे सेक्टर्स और बहुत ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को एक और साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट बेसिकली इन पार्टिसिपेंट्स को बिना किसी कोलैटरल के लोन्स देगी, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होंगे और बैंक्स इसे प्रोवाइड करेंगे। और इस पूरे स्कीम में हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ स्पेशली एलोकेट किए गए हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट, एक ऐसा हाईलाइट जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, यानी कि डिजिटल करेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाना चाहती है, जो कि ब्लॉकचेन द्वारा पावर्ड होगा। इस स्कीम पर बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशंस आनी अभी गवर्नमेंट के साइड से रहती है, इसलिए इस पर स्पेकुलेशंस करना अभी सही नहीं होगा। बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और इंपॉर्टेंट मेजर अनाउंसमेंट किया, जो था 30% टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स, यानी कि क्रिप्टो रिलेटेड गेन्स पर आपको 30% तक का टैक्स लगेगा। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है। कुछ ऐसे लोग जो कि क्रिप्टो पे ज्यादा विश्वास करते हैं, उनका कहना यह था कि गवर्नमेंट आज तक के क्रिप्टो रिलेटेड एनवायरमेंट को लीगल परव्यू के अंदर लाना ही नहीं चाह रही थी, बट क्योंकि आज वो उसे टैक्स कर रही है, क्या इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अब क्रिप्टो को इंडिया में लीगलाइज कर रही है? इसके ऊपर भी गवर्नमेंट के साइड से बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आनी रहती है। तो अब चलिए चलते हैं कुछ की सेक्टोरल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहला ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर आज हमारे दिमाग में ऑटोमोबाइल शब्द आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो ईवी स्पेस में गवर्नमेंट का सबसे मेजर अनाउंसमेंट इस बजट में रहा है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का। गवर्नमेंट का मानना यह है बेसिकली कि अर्बन इंडिया में आज स्पेस
और स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स बहुत हो गए हैं, जिस कारण एक इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड डेवलप होना चाहिए जिससे कि चार्जिंग स्टेशंस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बनाए जा सके पूरे कंट्री में। अगर आज हम देखें तो कुछ कंपनीज जैसे कि हीरो, ओकिनावा ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैटरी स्वैपिंग अलाउ करते हैं, यानी कि बैटरी बाइक से निकाल करके अलग से चार्ज की जा सकती है। बट वही कुछ ऐसी कंपनीज है जैसे कि एंथर, ओला इलेक्ट्रिक, जिसमें बैटरीज रिमूवेबल नहीं है और उन्हें निकाल करके चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इसे ही स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाना चाहती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हाईलाइट ऑटोमोबाइल सेक्टर में। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितना भी फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन होता है उसे गवर्नमेंट और क्लीन बनाना चाहती है एंड इसीलिए गवर्नमेंट इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को बूस्ट देना चाह रही है। इसे एक इम्प्लिसिट बूस्ट मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट अब से नॉर्मल फ्यूल्स जो कि ब्लेंडेड नहीं होंगे उस पर ₹2 पर लीटर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटीज लगाने वाली है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, BFSI, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। इस सेक्टर में सबसे मेजर हाईलाइट ये है कि गवर्नमेंट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लाना चाहती है। आज हम सभी को पता है कि फिनटेक लेड रेवोल्यूशन इस इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट प्रोवाइड कर रहा है, बट आज भी बहुत सारे ऐसे जगह है इंडिया में जो फिनटेक और डिजिटल रिलेटेड ग्रोथ से इंक्लूसिव नहीं हो सके हैं। इसे ही बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहती है कि एक नॉर्मल इंसान जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी इस डिजिटल सर्विसेज को अवेल कर सके और इसके बारे में ज्यादा जान सके। दूसरा मेजर हाईलाइट, पूरे इंडिया में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस है। इन सारे पोस्ट ऑफिसेस को गवर्नमेंट कोर बैंकिंग सेक्टर परव्यू में लाने वाली है, जिसका मतलब यह है कि इन पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू नॉर्मल सर्विसेज यानी कि फंड ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATMs जैसी सर्विसेज अवेल की जा सकेगी। तो आने वाले टाइम पर आपके पोस्ट ऑफिस पर आप ऑलमोस्ट हर बैंकिंग सर्विसेज को जल्द ही अवेल कर सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, IT सेक्टर। IT सेक्टर में गवर्नमेंट ने 70 बिलियन INR एलोकेट किए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट पर। भारत नेट प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेट पेनिट्रेशन को रूरल एरियाज तक के लाना चाह रहा है बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी विजन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट रूरल इंडिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करना चाह रही है एंड इन डेटा सेंटर्स को इंफ्रा स्टेटस दिया गया है, जिस कारण ये इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एक्सेस कर सकेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट्स अच्छी तरीके से आगे चल सके। तो चलिए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा बेट लिया है इस पूरे बजट को कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी बनाने पर। हालांकि इंटेंट वाइज ये एक बहुत ही सही मूव लगता है, पर वहीं रेवेन्यू साइड से फोकस हटाने पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस और निकल कर आ रहे हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम से 25,000 करोड़ का एलोकेशन कम कर दिया है। मनरेगा पहले से ही एक अंडर बजटेड स्कीम रही है एंड मनरेगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जरिया रहा है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करने का रूरल इंडिया में। आज भी इंडिया में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं। मनरेगा से ऐसे पैसे निकल जाने पर क्या रिपरकशंस निकल कर आते हैं ये आने वाले टाइम पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड हाइलाइट्स इस बजट के बारे में। So let me know what are your thoughts about this budget and how do you rate government's intentions about the upcoming financial year. Thank you very much for watching till the end and I hope you derived some value out of this video.